मैं विश्वविद्यालय सरकारी रणनीतिक राशि करने वाला कोहली। आज हम राजनीति विज्ञान में राजनीति आधुनिकरण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आधुनिकरण विकास देश के संदर्भ में एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया मानी जाती है। केवल यह है कि जब दुनिया का कोई अविकसित या विकासशील राष्ट्र अपने आप को सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तित करने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन के इस प्रकार के जो नए जो परिवर्तन आते हैं, परंपरागत समाज की समस्त जो व्यवस्थाएं होती है, संस्थाएं होती हैं, वे समाप्त हो जाती हैं और इस प्रक्रिया के तहत, इस प्रक्रिया के अंतर्गत परंपरागत समाज आधुनिकता को ग्रहण करते रहते हैं। जिस प्रक्रिया के तहत परंपरागत समाज अपने आप को अन्य सामाजिक विकसित राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरित करने की कोशिश करते हैं, उनके इस प्रकार के क्रियात्मक प्रयास को, इस प्रकार के पहल को आधुनिकरण के नाम से जाना जाता है। कहने में यह था कि जब कोई अविकसित या विकासशील समाज अपने आप को अपने से अधिक विकसित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समाजों में रूपांतरित करने की कोशिश करता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में नव स्वतंत्र राष्ट्र का उद्भव हो जाता है। इन राष्ट्रों को पश्चिम विचारधारा वाले राष्ट्रों ने दिशा निर्देश देने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। अंत में रूशियन पाई, अमंड और पावेल, डेविड एप्टर, ये सारे जो राज्यशास्त्र होते हैं, इनके द्वारा इस प्रकार के राष्ट्रों ने आधुनिकरण की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। लेकिन कहने में यह था कि आधुनिकरण की जो प्रक्रिया होती है, विकास देश के संदर्भ में व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की बहुमुखी, बहुआयामी प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के तहत परंपरागत समाज आधुनिकता को ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन जिस समाज का मॉडर्नाइजेशन होता है, जिस समाज का आधुनिकरण होता है, जिस समाज का विकास होता है, जिस समाज का डेवलपमेंट होता है, उस समाज के सदस्यों के अपने पर्यावरण के बारे में, अपने पर्यावरण की भौतिक और सामाजिक प्रश्नों को प्रभावित और नियंत्रित करने की दूरगामी क्षमता होती है। अर्थात सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हर अनुचित मांग को दृढ़ता के साथ पुराने कैपेसिटी पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, हर अनुचित मांग को पूरा करने की क्षमता पाई जाती है। पर्यावरण का मतलब जनता की ओर से सरकार के समय समय पर प्रकार की डिमांड्स आती हैं, जो मांगे आती हैं, लेकिन इस प्रकार की जो हर उचित मांग को सरकार पूरा करने की काबिलियत रखती है, क्षमता रखती है, योग्यता रखती है। ये कहा जाता है कि उस देश में, उस समाज का राजनीति से आधुनिकरण हो चुका है, सामाजिक आधुनिक हो चुका है। लेकिन इस प्रकार के परिवर्तन के पश्चात परंपरागत समाज की राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है, संस्थाएं होती हैं, उनका हो जाता है और नवीन सामाजिक राजनीतिक संस्था का उद्भव हो जाता है। लेकिन कहने में यह था कि जब आधुनिकरण की प्रक्रिया होती है, जब राजनीतिक क्षेत्र में संपन्न हो जाती है, उसे राजनीतिक आधुनिकरण के नाम से जाना जाता है। कहने में यह था कि जब कोई अविकसित या विकासशील राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को अपने से अधिक विकसित राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरित करने की कोशिश करती है, परिवर्तित करने की कोशिश करती है, बदलने की कोशिश करती है, उसके इस प्रकार के क्रियात्मक प्रयास को राजनीतिक आधुनिकरण के नाम से जाना जाता है। तो कहने में यह था कि राजनीतिक आधुनिकरण के तहत परंपरागत समाज की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है, जो संस्थाएं होती हैं, वे लगभग समाप्त हो जाती हैं और उनके स्थान पर बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन देखे जाते हैं। जिस समाज का राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकरण होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, उस समाज के सदस्य के चिंतन में, व्यवहार में, कार्यशैली में अनेक प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। अर्थात व्यक्ति न केवल अपने बारे में सोचता है, न केवल अपने परिवार के बारे में सोचता है, बल्कि संपूर्ण समाज और अपने राष्ट्र के प्रति सोचता है। अर्थात विश्व बंधुत्व की जो भावना विकसित हो जाती है, वो समाज में जिस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, जिस प्रकार की सामाजिक राजनीतिक संस्था का जो अंत हो जाता है और नवीन सामाजिक राजनीतिक संस्था का उद्भव होता है, उन संस्थाओं की तरफ अपने पर्यावरण से उठने वाली प्रत्येक हर उचित मांग को स्वीकार करने के साथ, हर अनुचित मांग को दृढ़ता के साथ ठुकराने की क्षमता पाई जाती है। तो कहने में यह था कि जब आधुनिकरण की प्रक्रिया राजनीतिक क्षेत्र में संपन्न होती है, तो उसे राजनीतिक आधुनिकरण के नाम से जानते हैं, यद्यपि इसे पश्चिमकरण कहा जाता है। लेकिन जो दुनिया के गरीब राष्ट्र हैं, जो भाग्य राष्ट्र हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, जिनका अभी तक बहुत अधिक मात्रा में विकास नहीं हो पाया है, जिनके पास औद्योगिक प्रौद्योगिकी का अभाव आ जाता है, जो कल के बाद का काम करते हैं, बढ़ती जनसंख्या राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या पाई जाती है। उन राष्ट्रों में इस प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, लेकिन जब एक राजनीतिक क्षेत्र में जब
क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाते हैं, उसे क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में क्रांतिकारी आंदोलन को परिभाषित किया है। सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट वार्ड के शब्द में। रॉबर्ट वार्ड ने क्रांतिकारी आंदोलन को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक आधुनिक समाज की प्राप्ति के लिए एक ऐसा आंदोलन है जिसका प्रमुख लक्षण अपने पर्यावरण की भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों को प्रभावित या नियंत्रित करने की दूरगामी क्षमता होती है। इस क्षमता की जरूरत और इससे प्राप्त होने वाले परिणाम के बारे में मूल रूप से वे आशावादी होते हैं। कहने यह था कि जहां एक प्रकार के प्रोसेस की बात चलती है, प्रक्रिया की बात चलती है, जिसके तहत एक आधुनिक समाज की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है और समाज के सदस्य का अपने पर्यावरण के बारे में, अपने पर्यावरण के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन के बारे में उन्हें प्रभावित और करने की दूरगामी क्षमता होती है। तो रॉबर्ट ने परिभाषित करके यही कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक आधुनिक समाज की प्राप्ति के लिए एक ऐसा आंदोलन है जिसका प्रमुख लक्षण अपने पर्यावरण की भौतिक और सामाजिक परिस्थिति को प्रभावित या नियंत्रित करने की दूरगामी क्षमता होती है और जो क्षमता की जरूरत और इसे प्राप्त होने वाले परिणाम के बारे में मूल रूप से आशावादी होती है। दूसरे विद्वान के बारे में बात करते हैं हंटिंगटन के शब्द में राजनीतिक आधुनिक को परिभाषित करते हुए हंटिंगटन ने कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुआयामी, एक बहुमुखी प्रक्रिया होती है जिसका संबंध मानवीय चिंतन और गतिविधि के सभी क्षेत्र में परिवर्तन से होता है। कहना यह था कि जब व्यक्ति के विचार में, व्यक्ति के चिंतन में, व्यक्ति के व्यवहार में बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाते हैं, उस समय जिस समाज का राजनीतिक मॉडर्नाइजेशन होता है, उस समाज की जो परंपरागत संस्थाएं होती हैं वे समाप्त हो जाती हैं। जहां एक व्यक्ति का शासन होता है वहां पर अनेक व्यक्ति का शासन होता है, बहुतायत का शासन होता है। आधुनिक समय में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था स्वीकार किया जाता है। जहां प्राचीन काल की बात करते हैं, प्राचीन भारत चिंतन की बात करते हैं, जहां राजा महाराजा का शासन था, लेकिन दिल्ली समाज का जब डेवलपमेंट हुआ, समाज का से विकास हुआ और परंपरा समाज की जो राजनीतिक व्यवस्था है समाप्त हो चुकी है। आज राजा महाराजा का शासन नहीं है, बल्कि शासन की अंतिम जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, अंतिम जो सत्ता होती है, वो जनता के हाथ होती है, लेकिन सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि के माध्यम से द्वारा किया जाता है। कहने में यह था कि व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार किसी भी नई विचारधारा के आधार पर कोई भी नया दल बनने स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उस दल के जो कार्यक्रम होते हैं, नीतियां होती है, जो आइडियोलॉजी विचारधारा होती है, उनके प्रचार प्रसार की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। तो ये हटकर ने ये बात कही है कि राजनीतिक आंदोलन एक बहुमुखी, बहुआयामी प्रक्रिया होती है जिसका संबंध मानवीय चिंतन और गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन से होता है। अगले उदाहरण की बात करते हैं एडवर्ड सेल के शब्द में, एडवर्ड सेल के शब्द में इन्होंने राजनीतिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए कहा है कि आधुनिकीकरण सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में परंपरागत जीवन पद्धति के स्थान पर आधुनिक पद्धति को अपनाना है। अर्थात परंपरागत समाज की जो सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उनके स्थान पर नवीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम को, इस प्रकार की विचारधारा को पश्चिमी कल्प कहा जाता है। यद्यपि दुनिया के विकास राष्ट्र हैं, नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, जिनका अभी तक बहुत अधिक मात्रा में विकास नहीं हो पाया है, आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है, वे इस प्रकार की विचारधारा से, इस प्रकार के कार्यक्रम से अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। लेकिन जिस समाज का राजनीतिक से आधुनिकीकरण होता है, जिस समाज में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होती है, उस समाज की परंपरागत जीवन की जो पद्धतियां होती हैं, उस समाज की जो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, वे लगभग समाप्त हो जाती है। उस समाज की अधिकांश जो जनता होती है कृषि या बागवानी के स्थान पर कारोबार करती है, व्यवसाय करती है, बिजनेस करने का काम करती है। पर व्यक्तिगत आय और राष्ट्र में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। कहने में यह था कि उस समाज में पर्याप्त जनसहभागिता देखी जाती है, बढ़ती साक्षरता बन जाती है, उस समाज में विधि का शासन आता है, अर्थात राज्य के शासन का संचालन किसी व्यक्ति विशेष के इच्छा अनुसार नहीं होता है, बल्कि कानून के अनुसार होता है। कानून सब कुछ होती है, चाहे वो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर काम करता है, चाहे राष्ट्रपति पद को सुशोभित करता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जाता है, संविधान का वायलेशन नहीं किया जा सकता है। जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा कानून को तोड़ने का प्रयास किया है,
कानून को तोड़ने का मतलब किसी कानून का उल्लंघन करने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से उसे नियमानुसार दंड दिया जाता है, दंड प्राप्त होता है। तो परंपरागत समाज की जो सामाजिक राजनीतिक संस्था होती है वे समाप्त हो जाती है और उनके साथ आधुनिक जीवन पद्धति को अपनाने की कोशिश जाती है, आधुनिक जीवन पद्धति को अपनाया जाता है। यह एडवर्ड सेल्स के द्वारा परिभाषा दी गई है। अगली बात करते हैं कोलमैन के संबंध में। कोलमैन ने रानी आधुनिक पर संबंधित करते हुए कहा है कि रानी आधुनिक की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें यह मालूम किया जाता है कि देश का इतिहास और समाज आगे को बढ़ रहा है। परंपरागत समाज की जो राजनीतिक समाज संस्थाएं होती है वे समाप्त हो रही है और उनके साथ बढ़ती हुई जन सहभागिता राजनीतिक संगठन का विभिन्न पाया जाता है। राजनीतिक संगठन का विभिन्न मतलब ये था कि सरकार के 3 होते हैं, व्यवस्था कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। इनके कार्य में विशेषीकरण किया जाता है। हर अनुचित मांग को दृढ़ता पूर्वक ठुकराने की क्षमता पाई जाती है। हर अनुचित मांग को स्वीकार करने के साथ इस कार्य की जो सामाजिक सरकार के परिवर्तन आते हैं। जब किसी समाज का सामाजिक दृष्टि से अगर विकास होता है तो उसे सामाजिक आधुनिकीकरण के नाम से जानते हैं। जब आर्थिक दृष्टि से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे आर्थिक आधुनिकीकरण के नाम से जानते हैं। लेकिन जब राजनीतिक दृष्टि से दुनिया के किसी भी विकसित या विकासशील समाज का अन्य अपने से अधिक विकसित राजनीतिक समाज में रूपांतरण करने की कोशिश जाती है और उसमें चेंज आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है तो उसे राजनीतिक आधुनिकीकरण के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के मॉडल विभिन्न प्रतिमान कौन कौन से होते हैं। यद्यपि सभी देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक जैसा प्रतिमान नहीं होता है, एक जैसा मॉडल नहीं होता है, लेकिन फिर भी एडवर्ड सेल्स के द्वारा दुनिया में एक साथ राजनीतिक से मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर भी धीरे देश काल की जो विषय होती है एडवर्ड सेल्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 प्रतिमान बताए गए हैं। नंबर 1 राजनीतिक आधुनिकीकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण यह आधुनिकीकरण का सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान बनाता है। लेकिन आज दुनिया के अधिकांश जो विकासशील राष्ट्र हैं इसी मॉडल को, इसी प्रतिमान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं और यह मॉडल ही, यह प्रतिमान ही विकास देशों के हित में हो सकता है, उनके लिए उपयोगी हो सकता है। यद्यपि इस प्रकार का जो मॉडल है, इस प्रकार का प्रतिमान है आंग्ल अमेरिकी देशों में पाया जाता है। आज दुनिया के सारे जो विकासशील जो राष्ट्र हैं, जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, जो दुनिया के अभागे राष्ट्र हैं, इसी प्रकार के मॉडल प्राप्त करने के प्रयत्नशील है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो प्रमुख मॉडल है, प्रतिमान है, लेकिन अमेरिकी देशों में जाता है। आज विकासशील देशों के माध्यम से इस प्रकार के प्रतिमान को अपनाने की कोशिश की जा रही है, प्रयत्नशील रहे। इस राजनीतिक आधुनिकीकरण के बहुत सारे परिलक्षण होते हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता होती है जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार होती है, अर्थात वयस्क मताधिकार के आधार पर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। दूसरी विशेषता रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन होता है। राज्य या देश के शासन का शासन किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार न होकर के कानून के अनुसार होता है, कानून सर्वोपरि होती है, विधि की संस्था पाई जाती है। तो पहली विशेषता वयस्क मताधिकार, व्यापक वयस्क मताधिकार व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार होती है, विधि का शासन होता है। और तीसरी विशेषता की बात की जाती है कि उस देशों में जिनमें राजनीतिक मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, उन देशों में स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायालय का अस्तित्व पाया जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के अपने अलग कार्य होते हैं। जब व्यवस्थापिका के द्वारा मनमाने ढंग से कानून बनाने के प्रयास किए जाते हैं और कार्यपालिका सरकार के कानून को लागू करने की कोशिश जाती है तो उनके कार्यों की वैधता अवैधता की जांच न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। न्यायालय की दृष्टि में विधायिका के द्वारा कोई कानून संविधान की धारा से अगर मेल नहीं खाता है, यदि उसके प्रतिकूल होता है तो इस प्रकार के कानून का अवैध घोषित करने की पावर होती है, वह न्यायपालिका के पास होती है, न्यायालय से अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो कहने का यह था कि संविधान के सदस्य के रूप में, संविधान के व्याख्याकार के रूप में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार को लेकर विवादों को निराकरण करने के लिए देश में स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, अर्थात स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका अस्तित्व जाता है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोई प्रभाव या दबाव नहीं होता है। अगली बात की जाती है कि एक निश्चित कार्यकाल के लिए सरकार बन जाती है, सरकार का निश्चित कार्यकाल होता है, उसके बाद फिर दोबारा चुनाव करे जाते हैं। 5 चीजें बात की जाती है, जनसहभागिता की जाती है, अर्थात जहां राजतंत्र में केवल एक व्यक्ति का शासन होता है, जिसमें राजा के द्वारा दिए गए आदेश परिणाम में कानून होता है। आइन स्टेट में ही राज्य हूँ, मेरे द्वारा दिए गए आदेश कानून होता है। जिस कार्सिक फ्रांस में 2014 का करता था, आइन स्टेट में ही राज्य हूँ और मेरे द्वारा दिए गए आदेश कानून होता है। लेकिन इस राजनीतिक
लोकतंत्र के आधुनिकरण में, राजनीतिक आधुनिकरण के जो लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतिमान है, इस प्रतिमान में पर्याप्त जनसहभागिता देखी जाती है। विशेष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जनता प्रशासन कार्य भाग लेती है। अगली बात होती है, कोई भी दल बनाने की स्वतंत्रता होती है। राजनीतिक लोकतंत्र में जनता को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार कोई भी नया दल बनाने की स्वतंत्रता होती है, बल्कि उस दल की विचारधारा, उस दल की नीतियों के, उस दल की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अर्थात राज्य नानुसार व्यवहार करते समय धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति की रुचि के अनुसार, व्यक्ति की पसंद के अनुसार व्यक्ति से नए धर्म का विकार कर सकता है, उसके विचारधारा प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन राज्य धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अगली विशेषता की बात करेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता होती है। देश में जन निर्माण के जो संसाधन होते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। देश की जनता को, नागरिकों को न केवल अपने विचार का प्रचार प्रसार करने के लिए केवल भाषण देने की स्वतंत्रता होती है, बल्कि समाचार पत्र के माध्यम से भी अपने विचार का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो देश में इस प्रकार की एक चौथे स्तंभ के रूप में जिस प्रकार की प्रेस की जो बात की जाती है, इस प्रकार का प्रतिमान कहा जाता है। जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार होती है। और सबसे बड़ी बात की जाती है कि होने वाले चुनाव में जिस पॉलिटिकल पार्टीज को, जिस दल के नेता को बहुमत प्राप्त होता है और बहुमत प्राप्त दल के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है, लेकिन जिस दल को मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती है, अर्थात सरकार में जितने विधायक या सांसद निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, उसी दल के द्वारा विपक्ष के रूप में काम करने का निश्चय किया जाता है। एक सशक्त विपक्ष के रूप में सत्ताधारी दल की नीति की रचना करने की कोशिश की जाती है और उन इस प्रकार की जो जन कल्याणकारी स्कीम्स होती है, योजनाएं होती है, उनके माध्यम से जन सामान्य को जागरूक करने की कोशिश की जाती है। तो कल ये था कि वयस्क मताधिकार व्यवस्था पाई जाती है, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार होती है, सरकार का निश्चित कार्यकाल होता है, विधि का शासन होता है, देश में स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका व्यवस्था पाई जाती है, राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, बहुमत प्राप्त होकर सरकार होती है और देश में जो जनता होती है उसे विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्रेस और धर्म निर्माण संसाधन एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। इस प्रकार की जो वेश जब पर्याप्त जनसहभागिता जाती है, ये राजनीतिक आधुनिकीकरण का राजनीतिक लोकतंत्र या आधुनिक का पहला प्रतिमान है। आज हमारे देशों में पाया जाता है और दुनिया का विकासशील राष्ट्र है, जो गरीब राष्ट्र है, अभाग्य राष्ट्र है, इसी प्रकार के प्रतिमान को पर्याप्त है और यही प्रतिमान के लिए हो सकता है। बाकी